हे गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज एंड ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। लास्ट वीडियो में शायद आप लोग का मैंने आपको बताया था कंसेप्ट ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एस्पेक्ट ऑफ मैरिज या फिर एंड ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी मुस्लिम लॉ के अंडर। ये सब क्या क्या होता है आज हम लोग यही पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ अ मैरिज? The aspects of a marriage और निकाह are as follows। पहला आता है वैलिड और सही, सेकेंड आता है इरेगुलर और फासिद, थर्ड आता है वॉइड और बातिल। अब ये तीनों जो एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज है हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आता है वैलिड और सही। अंडर द मुस्लिम लॉ अ वैलिड मैरिज इज दैट विच हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द एसेंशियल कंडीशंस प्रिस्क्राइब अर्लियर का यहाँ पे मतलब आता है कि जो भी इसेंशियल कंडीशंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है वैलिड मैरिज होने के लिए, अगर वो सब फॉलो होता है इन अकॉर्डिंग्स टू दैट इसेंशियल कंडीशंस अगर होता है मैरिज को, तो तब वो मैरिज वैलिड कहलाएगा। इट कन्फर्स अपॉन द वाइफ द राइट ऑफ डोवर, मेंटेनेंस एंड रेसिडेंस, इम्पोजेज ऑन हर obligation to be faithful and obedient to her husband, admit sexual intercourse with him and observe इद्दत। इद्दत का मतलब होता है, मैंने नीचे लिख दिया है, पीरियड ऑफ वेटिंग। तो वाइफ का ये सब है, ठीक है। तो वैलिड एस्पेक्ट ऑफ मैरिज ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं इरेगुलर और फासिद। दोज मैरिजेज विच आर आउटकम ऑफ फेलियर्स, वो सब मैरिजेज वो सब निकाह जो भी आउटकम था, जो भी रिजल्ट था ऑफ द फेलियर्स ऑन पार्ट ऑफ पार्टीज, मतलब दोनों पार्टीज एक्स और वाई के पार्ट, मतलब किसी एक पार्टीज के किसी सर्टेन पार्ट का फेलियर के कारण, फॉल्ट के कारण या फिर सर्टेन कंडीशन का नॉन फुलफिलमेंट के कारण फेलियर हो गया, तो उस रिजल्ट का वो मैरिज इफेक्ट करता है। बट देन ऑल्सो आर मैरिजेस टू बी टर्मिनेटेड बाई वन पार्टी इस टर्म, तब भी उसके बाद जो मैरिज है या फिर निकाह है उसको टर्मिनेट किया जाता है बाय वन पार्टी इज टर्म्ड एज इरेगुलर मैरिजेस। दे आर आउटकम, वो जो आउटकम्स जो होता है, जो फेलियर होता है, वो आउटकम किस चीज़ का हो सकता है? मैरिज विदाउट विटनेस, जो शेयर लॉ के अंडर नहीं है। मतलब कि एसेंशियल में आता है कि विटनेस होना चाहिए। मैरिज जब कर रहे हो, निकाह कर रहे हो, तो वहाँ पे विटनेस होना चाहिए। अगर विटनेस नहीं है वो फेलियर एक्ट हो सकता है। सेकंड फेलियर हो सकता है मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ। थर्ड फेलियर आता है मैरिज विद अ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत, अंडरगोइंग वेट पीरियड फॉर वेटिंग। फिर डी आता है मैरिज विद अ फायर वर्शिपर। ई आता है मैरिज आउटकम ऑफ बार ऑफ अनलॉफुल कंजक्शन। एंड इरेगुलर मैरिज, कोई भी इरेगुलर मैरिज हैज नो लीगल इफेक्ट बिफोर कंजमेशन, बट व्हेन कंजमेटेड गिव राइज टू सेवरल। कंजमेशन मतलब होता है कि बिफोर एंटरिंग इनटू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो यहाँ पे आता है कि एन इरेगुलर मैरिज हैज नो लीगल इफेक्ट, इरेगुलर मैरिज का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होगा बिफोर द कंजमेशन, बट व्हेन कंजमेटेड गिव राइज टू सेवरल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। अब हम लोग आते हैं वॉइड और बातिल। ये आता है लास्ट एस्पेक्ट ऑफ मैरिज का, ठीक है। अ मैरिज विच इज अनलॉफुल फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो, जैसे मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में बताया था। तो अ मैरिज विच इज अनलॉफुल, जो मैरिज इलीगल है या फिर अनलॉफुल है फ्रॉम इट्स बिगिनिंग, इट डज नॉट क्रिएट एनी सिविल राइट। तब ये कोई भी सिविल राइट क्रिएट नहीं करता या फिर कोई ड्यूटी या फिर ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता बिटवीन द पार्टीज, क्योंकि ये अनलॉफुल है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ वॉइड मैरिज इज, जो ऑफस्प्रिंग जो भी चाइल्ड बर्थ होता है वॉइड मैरिज में मुस्लिम लॉ के अंडर, वो इलेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग होता है या फिर इलेजिटिमेट सन या डॉटर। दे आर आउटकम ऑफ मैरिज थ्रू फोर्स कंसेंट। वो सब आउटकम हो सकता है फोर्स कंसेंट से अनलॉफुल मैरिज हुआ है या फिर प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड हुआ है। मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्सैंग्विनिटी,
फिर आता है मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एफिनिटी, मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉस्टरेज। ओके, अब हम लोग आते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। नहीं, इफेक्ट्स ऑफ मैरिज, सही, इफेक्ट्स ऑफ मैरिज मतलब की इफेक्ट्स ऑफ अ वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज का मतलब क्या था? सही। द लॉफुल ऑब्लिगेशंस विच अराइज, जो भी लॉफुल ऑब्लिगेशंस होता है आफ्टर मैरिज अराइज होता है, मतलब कि निकाह के बाद क्या क्या लॉफुल ड्यूटीज है वो अराइज होता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। दैट आर म्यूचुअल इंटरकोर्स लीगलाइज्ड हो जाता है कि म्यूचुअली इंटरकोर्स कर सकते हैं, वो लीगल हो जाता है। एंड द चिल्ड्रन सो बॉर्न, और जो भी चिल्ड्रन, जो भी ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन होता है वो लेजिटिमेट होता है। द वाइफ गेट्स पावर टू महर। महर मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल में बता दूंगा अच्छी तरह एकदम। महर अगर आपको अभी ब्रीफ में अगर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन में दे सकता हूँ कि महर एक तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी या फिर सर्टेन प्रॉपर्टी हो सकता है पेड टू वाइफ, ठीक है। द वाइफ गेट्स पावर टू महर। द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस। फिर आता है द हस्बैंड गेट्स राइट टू गाइड। हस्बैंड के पास आ जाता है राइट टू गेट, द हस्बैंड गेट्स द राइट, उसको राइट मिल जाता है। एंड प्रोहिबिट वाइफ्स मूवमेंट फॉर वैलिड रीजंस ओनली। ऐसा सम फॉर सर्टेन वैलिड रीजंस के कारण ही वो प्रोहिबिट कर सकता है वाइफ्स के मूवमेंट को। राइट ऑफ सक्सेशन डेवलप्स, जो भी सक्सेशन का राइट है वो डेवलप कर जाता है आफ्टर द मैरिज। प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज ड्यू टू एफिनिटी। वुमेन बाउंड टू कंप्लीट इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड मतलब वेटिंग पीरियड। वुमेन बाउंड टू कंप्लीट इद्दत पीरियड एंड नॉट टू मैरी ड्यूरिंग इद्दत पीरियड। और वेटिंग, उस इद्दत पीरियड मतलब उस वेटिंग पीरियड में, सर्टेन वेटिंग पीरियड में वुमेन जो है वो शी इज नॉट बाउंड टू मैरी ड्यूरिंग दैट इद्दत पीरियड आफ्टर डाइवोर्स और डेथ ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड के बाद वेटिंग पीरियड जो होगा उसमें उस दौरान भी उसको शादी नहीं कर, उसको निकाह नहीं करना, या फिर उसका डाइवोर्स हो गया आफ्टर डाइवोर्स भी उसको निकाह या फिर मैरिज नहीं करना। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इसको अरेबिक में बोला जाए तो, या फिर मुस्लिम अंडर मुस्लिम लॉ बोला जाए तो ख्यार उल बुलुग। अंडर मुस्लिम लॉ अ माइनर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी। एज ऑफ प्यूबर्टी होता है 18 ईयर्स, तो मुस्लिम लॉ के अंडर आता है अ माइनर जो बिलो 18 ईयर्स है ऑन अटेनिंग, मतलब वो उसको एज आ जाता है 18 ईयर्स, हैज अ राइट, उसके पास राइट आ जाता है टू अप्रूव और डिसअप्रूव द मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड। तो उसके पास राइट आ जाता है कि वो अप्रूव कर सकता है या डिसअप्रूव कर सकता है, मतलब एक्सेप्ट कर सकता है या तो रिजेक्ट कर सकता है। एनी मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ गार्जियन हु वाज नीदर, कोई भी गार्जियन उसका अगर है, अगर उसने उस गार्जियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके मैरिज का किसी के साथ, जो वो गार्जियन अगर उसका ना ही फादर है ना ही पैटर्नल ग्रैंड फादर है, देन दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इन दूसरे शब्दों में, अगर अलग शब्दों में मैं अगर आपको बताने जाऊं तब आता है मैरिज ऑफ अ माइनर कॉन्ट्रैक्टेड बाय एनी अदर पर्सन अदर देन, मतलब कि मैरिज ऑफ अ माइनर, निकाह हो रहा है किसी सर्टेन माइनर का, कॉन्ट्रैक्ट किया गया बाय एनी अदर पर्सन अदर देन माइनर्स फादर और ग्रैंडफादर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सच माइनर। कोई भी दूसरा आदमी अगर गार्जियन हो या सर्टेन दूसरा आदमी आके कॉन्ट्रैक्ट किया कि इस माइनर का निकाह मैं कराऊंगा अदर देन माइनर्स फादर एंड ग्रैंडफादर इज वॉइडेबल, वो वॉइडेबल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ सच माइनर। तो माइनर के पास ऑप्शन रहता है कि उसको वो एक्सेप्ट कर सकता है तो रिजेक्ट कर सकता है उस मैरिज को। अंडर शिया लॉ माइनर्स मैरिज मस्ट बी अप्रूव्ड। शिया लॉ के अंडर आता है कि माइनर्स का मैरिज को अप्रूव करना ही पड़ेगा बाय द माइनर ऑन अटेनिंग प्यूबर्टी। जैसे प्यूबर्टी अटेंड करता है, जैसे 18 ईयर्स होता है माइनर का, वो उसको अप्रूव करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू शिया लॉ देयरफॉर अनलेस द माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, जब माइनर मेजोरिटी अटेंड कर लेता है वो एक्सप्रेसली रेटिफाई द मैरिज, वो रेटिफाई कर सकता है मैरिज को। इट इज सो तब इट इज नो मैरिज एट ऑल इन द आइज ऑफ लॉ। जब वो मेजोरिटी अटेंड कर लेता है तब वो एक्सप्रेस कर सकता है, रेटिफाई कर सकता है मैरिज को। देन इन द आइज ऑफ लॉ देयर इज नो मैरिज। अब क्या क्या रूल्स है रिलेटिंग टू ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, इसका 5 रूल है, 5 रूल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं।
तो पहला है द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय हस्बैंड इफ हिज मैरिज, हस्बैंड नहीं होगा वाइफ होगा, इफ हर मैरिज वॉज सपोज्ड, ठीक है। द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय वाइफ इफ हर मैरिज वॉज कॉन्ट्रैक्टेड बाय फादर और ग्रैंडफादर, अगर उसका निकाह जो है या फिर मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया था बाय फादर और ग्रैंडफादर, तब वो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। फादर एंड ग्रैंडफादर आर सपोज टू बी द बेस्ट पर्सन टू सेफगार्ड द माइनर्स इंटरेस्ट। फादर एंड ग्रैंडफादर जो है दोनों जो है वो दोनों सपोज किया जाता है उन लोगों की बेस्ट पर्सन है टू सेफगार्ड द माइनर्स इंटरेस्ट। सेकेंड आता है अ वाइफ कैन एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इवन इफ हर मैरिज वॉज, जो वाइफ है वो अपना ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को एक्सरसाइज कर सकती है इवन इफ हर मैरिज वॉज कॉन्ट्रैक्टेड बाय हर फादर। मतलब वो सेकंड पॉइंट में ये आता है कि वो अपना राइट या फिर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को एक्सरसाइज कर सकती है अगर उसका मैरिज जो है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया बाय हर फादर और ग्रैंडफादर किया जा सकता है इवन इफ। अब बिफोर 1939 के पहले मुस्लिम वाइफ वॉज नॉट इंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इफ द मैरिज वॉज कॉन्ट्रैक्टेड बाय फादर और ग्रैंडफादर। अभी के टाइम में होता है कि अगर फादर या ग्रैंडफादर ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसका निकाह का या फिर उसका मैरिज का, तब वाइफ कैन एक्सरसाइज हर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। बट बिफोर 1939, Muslim wife was not entitled to exercise option of puberty if the marriage was contracted by father or grandfather. और हम लोग थर्ड पॉइंट में आते हैं, दैट इज द ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज बाय अ वाइफ इमीडिएटली आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी। जो ऑप्शन है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी जो है वो उसी टाइम करना पड़ेगा जैसे ही उस मतलब जो वाइफ जो है जैसे ही वो अपना प्यूबर्टी का एज अटेंड कर लेती है, दैट इज 18 ईयर्स। इफ देयर इज एन अनरीजनेबल डिले इन द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, अगर वहाँ पे कोई अनरीजनेबल डिले, कोई भी डिले हो गया कि जैसे जो एज जो 18 ईयर्स है उसके बाद मतलब 19 साल या 20 साल में अगर एक्सरसाइज करना चाहती है अपना राइट की ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, हर राइट इज लॉस्ट, तब उसका राइट जो है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी यूज करने का, एक्सरसाइज करने का, वो लॉस्ट हो जाता है। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 7 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, इस एक्ट के अंदर अब मुस्लिम वाइफ हैज राइट टू, इस एक्ट के अंदर बोला जा रहा है कि अब मुस्लिम वाइफ के पास एक राइट है टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 18, मतलब 18 ईयर्स के पहले तक उसके पास ऑप्शन है कि वो मतलब जब तक कि वो 18 ईयर्स अटेंड नहीं कर लेती उसके पास राइट टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, मतलब ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को एक्सरसाइज करने का ऑप्शन रहेगा। उसके बाद अगर डिले हो गया कोई भी अनरीजनेबल रीजन से, मतलब कोई भी एनी अदर रीजन से, तब उसका राइट जो है उसके पास नहीं रहेगा, राइट इज लॉस्ट। फोर्थ पॉइंट आता है व्हेन कंजम्मेशन टेक्स प्लेस, कंजम्मेशन मतलब आप समझ सकते हो इंटरकोर्स, तो व्हेन कंजम्मेशन टेक्स प्लेस द वाइफ्स राइट ऑफ ऑप्शन इज लॉस्ट, तो उसके बाद तो वाइफ के पास जो राइट था ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का वो चीज़ लॉस्ट हो जाता है बिकॉज द कंजम्मेशन इज रिगार्डेड एज इम्प्लाइड कंसेंट, क्योंकि वो चीज़ कंजम्मेशन जो है उसको बोला जा रहा है, मतलब एक्सप्रेस किया जा रहा है, रिगार्ड किया जा रहा है एज एन इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी ऑफ अ वाइफ, जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है ऑफ अ वाइफ, जो वाइफ के पास जो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है इज ऑल्सो लॉस्ट, वो एक और केस में लॉस्ट हो जाता है आफ्टर द कंजम्मेशन प्रोवाइडेड, कंजम्मेशन के बाद भी इट वॉज नॉट बिफोर अटेनमेंट ऑफ हर एज ऑफ प्यूबर्टी या फिर अगेंस्ट हर कॉन्सेंट। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, द मैरिज डज नॉट डिसॉल्व मियरली बाय द एक्सरसाइज। जो मैरिज जो है वो डिसॉल्व नहीं होता, मतलब टूट नहीं जाता मेयरली बाय द एक्सरसाइज, मतलब ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके कारण मैरिज डिसॉल्व नहीं हो जा रहा, वो ऐसा नहीं है। कन्फर्मेशन बाय कोर्ट इज नेसेसरी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज करना है तो कोर्ट का कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। हाउएवर ओनली अ फॉर्मल अप्रूवल बाय द कोर्ट इज सफिशिएंट,
तब भी कोई भी सर्टेन फॉर्मल अप्रूवल बाय द कोर्ट इज नेसेसरी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. Decree in this case is not necessary. It may be noted that as the marriage does not dissolve without confirmation, therefore where any spouse dies, जहाँ पे कोई spouse मतलब या तो husband या तो wife मर जाता है after the exercise of the option of puberty, but before court मतलब court का confirmation आने से पहले और after the exercised after the option of puberty is exercised, any spouse dies, the surviving spouse जो है is entitled to inherit the properties of the deceased. मतलब कि कोर्ट का कंफर्मेशन आने से पहले और वाइफ का प्यूबर्टी ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी अटेंड करने से पहले अटेंड करने के आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन मतलब कि अटेंड करने के बाद आफ्टर द अटेंडमेंट ऑफ द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी हस्बैंड मर जाता है, वाइफ मर जाता है, तो एक्स जो है जो सर्वाइव कर रहा है वो he will be entitled, he or she will be entitled to inherit the properties of the deceased. जो मर गया उसको प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट उसको मिल जाएगा, वो इंटाइटल्ड होगा. तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ. अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपको और भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियोस मिलते रहें, आपको लॉ से रिलेटेड हो. अभी फ़िलहाल मुस्लिम लॉ का वीडियोस चल रहा है तो मुस्लिम लॉ पे आप ध्यान दे सकते हो. अगर आपने हिंदू लॉ का वीडियोस नहीं देखा तो आप हिंदू लॉ का वीडियोस आप मेरे प्लेलिस्ट में मेरा चैनल आप खोल के देख सकते हो. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का भी वीडियोस आपको मिल जाएगा. और अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरीज है या फिर कोई फीडबैक देना है या फिर किसी और टॉपिक पे अगर आपको पढ़ना चाहते हो आप मेरे से, या किसी और टॉपिक पे लेक्चर लाइक लीगल मैक्सिम्स हो या किताब का नाम जानना चाहते हो रिलेटिंग टू लॉ, देन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम. थैंक यू.